Hello everyone, welcome to my all student on this channel. Myself Deepak Kumar. I have completed my BSc Nautical Science from TS Chanakya. Now I am Merchant Navy officer. तो आज हम डिस्कशन करेंगे रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी के अंदर, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना होता है? पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए होंगे आपके पास और उसको ये कंपेयर करना होगा किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और वो स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी ऑब्वियस उसकी एनर्जी कम होगी, है ना। तो उसी के यहाँ पे आज मैं डिस्कस करेंगे। तो ये रेजोनेंस होने के कारण जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है कंपाउंड के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, किसी के अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और जिस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस हो रहा है उस रेजोनेंस के कारण उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। तो जब रेजोनेंस के कारण उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो यही यहाँ पे लिखा है, इट इज मेजर ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, राइट। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रेजोनेंस के कारण आता है उसी को मैं बोलता हूँ क्या, रेजोनेंस एनर्जी। सेकेंड है इसके अंदर, इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो गैप होता है ये क्या होता है एनर्जी, इसके एनर्जी अगर कोई पूछेंगे क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी होता है कि कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, ऑब्वियस है यहाँ पे अगर आप रेजोनेंस कराओगे तो टू से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो हाईएस्ट स्टेबिलिटी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, जो उन 5, 6, 10 में से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और जो रियल स्ट्रक्चर होंगे मीन्स रेजोनेंस हाइब्रिड होंगे, उन दोनों के बीच का एनर्जी गैप को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी इज द गैप बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये गैप किसके किसके बीच होना चाहिए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच जो गैप एनर्जी का होगा दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो ये तो हो गया रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब इसको समझते हैं कैसे रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, बेंजीन के लिए क्या होती है, इथीन के लिए क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप देखो ये कैसे होगा, छाप लो अगर ये लिखा है तो। चलो नेक्स्ट इसके अंदर डिस्कस करते हैं क्या, सिंपल। पहले ग्राफ से देखते हैं कुछ ऐसा। ये एनर्जी क्या है, किसका है, ये एनर्जी है ना। तो एनर्जी है, तो जो मैं बेंजीन के लिए बात करते हैं, बेंजीन के रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करते हैं, किसकी बात करते हैं, C6H6 की बात करते हैं। तो C6H6 बना कैसे होगा, ये कुछ पहले ऐसा रहा होगा, हेक्सीन टाइप का, हेक्सीन कुछ रहा होगा, उससे ये बना होगा। तो मान लो हेक्सीन का जो स्टेबिलिटी ग्राउंड स्टेट में होगा, ये हाईली स्टेबल कंपाउंड होंगे, तो हेक्सेन कुछ ऐसा है ना, ये हेक्सेन है, हेक्सेन राइट, ये ग्राउंड पे है। इसके ऊपर जो होगा जस्ट ऊपर ये ऐसा कुछ होगा कंपाउंड। अब इसमें क्या आया होगा, पहले तो ये बना होगा, इसके बाद क्या बना होगा, डबल बॉन्ड आया होगा इसके अंदर, ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना, डबल बॉन्ड आया होगा। उसके बाद फिर से 2 डबल बॉन्ड आए होंगे, उसके बाद फिर से ट्रिपल बॉन्ड आए होंगे, ऐसा कुछ आया होगा ना, 3 बॉन्ड, तभी बेंजीन बना होगा। तो देखा क्या गया कि जब बेंजीन बना होगा तो कुछ ऐसा बना होगा, पहले साइक्लोहेक्सेन रहा होगा, देन ये डबल बॉन्ड एक आया होगा, देन 2 डबल बॉन्ड आया होगा, देन 3 डबल बॉन्ड आया होगा, और उससे फिर बेंजीन बना, राइट। तो ये आपका क्या है, ये आपका है साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो साइक्लोहेक्सेन इसको लेते हैं, तो इससे जो थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा होगा ऑब्वियस इसका ज़्यादा, ये तो ग्राउंड स्टेट में होगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये मीन्स इसकी एनर्जी ज़्यादा होगा। तो एनर्जी कुछ मान लो यहाँ पे आ गया, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना इसके अंदर, डबल बॉन्ड आ गया पीपी के ओवरलैप के कारण। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है अप्रॉक्स 160, क्या होता है, इन दोनों कंपाउंड के बीच का 120 इसके बीच का एनर्जी गैप होता है, राइट। क्या होता है इसके बीच का एनर्जी गैप, 120, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऐसा, उसके बाद क्या हुआ होगा, कुछ बेंजीन बन गया होगा। तो मान लो ये ऐसा बन गया ये कंपाउंड। मैं रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है उसको समझाना चाह रहा हूँ। ये कुछ बना, तो इसको एनर्जी जो देखा गया, ये एनर्जी होते है 360, क्या होता है 360, और इससे थोड़ा नीचे आता है दैट इज बेंजीन, जो रियल स्ट्रक्चर है, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बना
ये एक्सपेरिमेंटल सब मैं बता रहा हूँ, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है और इनकी जो गैप होती है ग्राउंड से ये 208 होता है, 208 और इनके दोनों के बीच क्या होगा फिर तो 208 है तो ये हो जाएगा 152 है ना। तो इनके बीच का 208 और यहाँ से यहाँ तक का 360, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है 152 और ये क्या है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। क्या ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो आप देख क्या पा रहे हो कि ये जो पहले बना कैसे होगा ये देखते हैं, ये बना कैसे है, पहले साइक्लोहेक्सेन रहा होगा, इसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रहा होगी है ना, उसके बाद कुछ ये बना है तो इन दोनों के बीच एनर्जी गैप 120 हो गया। अब इससे ये बना, इससे ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये एक टाइप का बेंजीन का, जब ये बना होगा तो इनकी स्टेबिलिटी इनकी एनर्जी देखा गया 360 सबसे ज्यादा अनस्टेबल है ये। और मैंने ऑलरेडी बात कर चुका है बेंजीन का जो ये कंपाउंड बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये जल्दी से जल्दी ये बनना चाहेगा, तो जैसे ये बना अब उससे ये बनना चाहता है तो इन दोनों के बीच का गैप हो गया एनर्जी 152, तो ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती। तो मैंने बताया भी है रेजोनेंस हाइब्रिड का हमेशा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, यहाँ पे भी दिख रहा है एक्सपेरिमेंटल। तो ये जो गैप हुआ जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो गैप हुआ एनर्जी का, दैट गैप इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या देखा मैंने, रेजोनेंस एनर्जी ये होता है कि कोई भी कंपाउंड है उसका आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ और उसका जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा उसकी और जो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उस कंपाउंड के बीच का जो एनर्जी गैप होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट रेजोनेंस एनर्जी। तो ये 152 अगर बेंजीन के लिए बात करेगा तो बेंजीन के लिए एनर्जी क्या होगा रेजोनेंस एनर्जी 152 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में राइट। तो ये इसकी एनर्जी होगी किसकी रेजोनेंस एनर्जी की बेंजीन के लिए। तो कैसे समझा बेंजीन कैसा बना होगा, पहले ये रहा होगा इसकी स्टेबिलिटी 0 रहा होगा मतलब ग्राउंड स्टेज में है तो ये हाईली स्टेबल रहा होगा, देन ये बना कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक बेंजीन का, देन ये, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो रेजोनेंस एनर्जी। तो मैंने ये ग्राफ से समझा कि क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी फाइनली यही सीखा कि आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना लो और उस कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो मोस्ट स्टेबल होगा उनकी और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उनके बीच का जो एनर्जी गैप होगा दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। सही है ओके। तो ये तो रेजोनेंस एनर्जी होगा। अब भी आप ऐसा देखो कि सपोज मान लो कंपाउंड में क्या है एक बेंजीन है और कुछ ऐसा है, और एक चीज देखें आप इसके रेजोनेंस होने के कारण क्या होने के कारण रेजोनेंस होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी है, तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंपाउंड के अंदर आया जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना। तो इसलिए मैंने पहले ही लिखा है रेजोनेंस होने के कारण एक्स्ट्रा जो स्टेबिलिटी होती है कंपाउंड के अंदर दैट स्टेबिलिटी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, और वो स्टेबिलिटी को जो गेन करता है जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, जो यहाँ पे 152 है बेंजीन के लिए। इज इट क्लियर। तो आप बेंजीन और इसमें देखो अब इसमें क्या होगा रेजोनेंस की कॉन्सेप्ट आएगी, तो यहाँ पे पूरी की पूरी कंजुगेशन में है कंजुगेशन और साइक्लिक के अंदर है, तो ये बहुत ही फास्ट होता होगा बट ये स्लो होता होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज बनेगा नहीं, तो ये स्लो प्रोसेस और ये फास्ट प्रोसेस है, तो इसके अंदर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता होगा। तो इनमें रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे तो ऑब्वियस ये ज़्यादा फास्ट होगा, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा ज़्यादा होगा और इसकी कम होगी। तो जहाँ पे कोई भी कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा होगा और रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, और रेजोनेंस एनर्जी होती है रेजोनेंस हाइब्रिड और कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच। तो हमेशा बेंजीन और इस कंपाउंड में देखेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, हो रहा है कंटिन्यूअस बट यहाँ माइनस चार्ज हो रहा है या न्यूट्रल स्पीसीज है, तो इसलिए वो बेंजीन ज़्यादा स्टेबल होगा, और ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा ज़्यादा होगा। तो ओपन चेन और क्लोज चेन के अंदर अगर रेजोनेंस होगा तो क्लोज चेन की रेजोनेंस होने के कारण एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन होता है, और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन होने से उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाता है बढ़ जाता है। मीन्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का एनर्जी गैप बढ़ जाता है, यानी ये और नीचे आ जाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ओपन चेन के रिस्पेक्ट में। तो याद रखना बेंजीन और इसमें इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मैं क्वेश्चन से समझता हूँ कि रेजोनेंस एनर्जी किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। तो ये क्वेश्चन है एक फर्स्ट है C11C है,
फिर सी सिंगल डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी देन डबल बॉन्ड सी एंड दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड। तो इन चारों में ये बताना है किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आप देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी उसमें ज़्यादा होता है, मीन्स रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलो या रेजोनेंस एनर्जी बोलो, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी ही किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा कोई कंपाउंड स्टेबल होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा, राइट। तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझो। किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसका नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, यानी जो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस बना दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जिसमें मान लो किसी में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, किसी में 5 बन रहा है, तो ऑब्वियस जिसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा 2 बार से ज़्यादा होगा या नहीं होगा। तो अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा होगा, अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इंक्रीज देन रेजोनेंस एनर्जी आल्सो बी इंक्रीज, राइट। तो यहाँ पे देखो इस केस में पहले कंपेयर करते हैं, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड है, इसमें कोई रेजोनेंस हो नहीं रहा है, तो इसके पास रेजोनेंस हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियस इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगा तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो हमें कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी की करनी है। यहाँ पे पाई और पाई का कंजुगेशन हो रहा है, किसका कंजुगेशन हो रहा है, बोलो बोलो, पाई एंड पाई का। यहाँ पे पाई पाई का हो रहा है, यहाँ पे भी पाई पाई पाई, बट ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। क्या है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, मीन्स ये ज़्यादा दूर में हो रहा है, ये कम दूर में हो रहा है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑब्वियस ज़्यादा बनेगा या नहीं, इसका कम बनेगा क्या, नहीं, इसमें कम बनेगा, इसमें ज़्यादा बनेगा, क्योंकि यह रेजोनेंस जब कराओगे तो ये ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि 3 पाई का कंजुगेशन है, यहाँ पे 2 ही पाई का है, राइट। और यहाँ तो बेंजीन है, तो यहाँ पे तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसका होगा, इसका होगा। क्यों रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कंपाउंड जो है साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है सर्कमफेरेंस पे, और सर्कमफेरेंस पे होने का मतलब ये हो जाता है कि ये जो कंपाउंड है और इनकी जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, दोनों की एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा एनर्जी गैप होने का मतलब रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ओपन और साइक्लिक जब भी आएगा तो साइक्लिक का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी साइक्लिक का ज़्यादा होगा, यानी रेजोनेंस एनर्जी साइक्लिक का ज़्यादा होएगा, राइट। बट यहाँ पे देखो ये ओपन है, तो ओपन में सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, 3 का होगा। क्यों, क्योंकि एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, पाई पाई पाई, यहाँ पे सिर्फ पाई पाई का है, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या हो जाएगा, साइक्लिक का 4, देन किसका 3, देन 2, देन 1। रीजन समझ में आया, क्योंकि इसमें जो रेजोनेंस हो रहा है एक्सटेंडेड, इससे ज़्यादा रेजोनेंस इसमें हो रहा है, तो जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। यानी इफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज देन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी also be increased। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि किसी कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा होगा, तो उसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो रहा है ना, तो देखो साइक्लिक भी है और 3 पाई के बीच, पाई सिग्मा 1 पाई, पाई सिग्मा 1 पाई, इस टाइप है। तो ये फास्ट कंजुगेशन होगा, फास्ट, तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी साइक्लिक का हमेशा ओपन से ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये 4 का सबसे ज़्यादा, और इन तीनों में इनकी पाई का जो एक्सटेंडेड रेजोनेंस है इसमें कम हो रहा है, इसमें तो है ही नहीं, तो इसे 4 का रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा, देन 3, देन 2, देन 1, राइट। अब इसके अंदर मैं रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करते हैं, बी नंबर एग्जाम्पल है, इसके अंदर देखो ये बेंजीन है, दिख रहा है, बेंजीन है, और ये क्या है, ये कोई ऐसा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस टाइप का कंजुगेशन है ना, और ये ऐसा कुछ कंजुगेशन है, तो ये नैप्थलीन और ये एंथ्रासीन है ना, और ये बेंजीन है, राइट। तो हम इसके अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा ये कुछ दनादन टाइप का होगा, लाइक दिस, है ना, इसमें भी तो दनादन होगा ऐसा कुछ, फिर इधर से ये भी होगा, ये कुछ ऐसा होगा, इस टाइप से कंजुगेशन होते जाएंगे। तो चीज़ें क्या हो रहा है कि इसमें जो कंजुगेशन है और इसमें कंजुगेशन है, इसमें एक्सटेंडेड टाइप का कंजुगेशन, क्या है, एक्सटेंडेड टाइप, मीन्स इसमें ज़्यादा कंजुगेशन है, मीन्स ज़्यादा रेजोनेंस होगा, इसमें और ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें 3, 2, 5, 2, 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 14 ये पूरे डिलोकलाइज होंगे, तो पूरी होगी कंटिन्यूअस इसके सर्कमफेरेंस पे, इसमें कम होगा, इसमें उससे भी कम। तो यहाँ पे ये दोनों में क्या एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, कंटिन्यू है, देखो लाइक दिस,
धनाधन रेजोनेंस, याद रखना धनाधन। तो इस टाइप का जो कंटिन्यूअस रेजोनेंस है, तो यहाँ पे 3 ही एरो बना पा रहे हैं, यहाँ पे कितना बना रहे हैं, 6 एरो बना रहे हैं, 7 एरो। तो इसमें कंटिन्यूअस रेजोनेंस हो रहा है। तो जब कंटिन्यूअस, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो देखोगे किसमें नंबर ऑफ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, तो इसमें नंबर ऑफ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, इसमें 3 बनते हैं, इसमें तो 2 ही बनता है। तो इनमें सबसे ज्यादा बनता है, तो इनकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगा। तो देन इसमें इसका ज्यादा होगा देन इसका। तो रेजोनेंस एनर्जी दिस ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दिस, राइट। अब इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है या नहीं, पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन है भाई साहब। जब पाई सिग्मा है तो ये कंटिन्यूअस धनाधन टाइप का रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा, करेगा। इसमें देखो, इसमें क्या है, थोड़ा लोन पेयर है इनके पास, है ना, इनके पास क्या है, लोन पेयर है। तो जब इनके पास लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस में तो जाएगा। तो क्या इसके कंपेयर में ये फास्ट होगा या स्लो होगा, स्लो होगा इसमें। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो ओवरलैपिंग करने में थोड़ा सा स्ट्रेन फील कर रहा होगा रिंग के अंदर। क्या कर रहा होगा, स्ट्रेन फील कर रहा होगा, क्योंकि लोन पेयर इनका परपेंडिकुलर होगा प्लेन का। तो जो जब पाई पाई का कंजुगेशन होगा, पाई पाई का ओवरलैपिंग होगा, तो थोड़ा कम ओवरलैपिंग हो पाएगा इसके कंपेयर में। इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो गई, क्योंकि इनका लोन पेयर परपेंडिकुलर आ गया सिस्टम में, और ये पाई पाई का है, तो पाई पाई का कंजुगेशन, कंजुगेशन है पाई पाई का ही, ये क्लियर हो रहा है, पाई पाई का ही कंजुगेशन है। बट पाई पाई का कंजुगेशन होने के कारण ये लोन पेयर उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये रेजोनेंस तो थोड़ा तो मुश्किल ही हो रही होगी। बट यहाँ तो लोन पेयर है नहीं, यहाँ मुश्किलें नहीं हो रही। तो यहाँ पे धनाधन बहुत ही फास्ट हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे स्लो हो रहा है। अगर सपोज इसका रेट ऑफ फास्ट बनने का है 1000, तो इसका 800 ही होगा। तो इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द एंड, राइट। तो इसका रेजोनेंस एनर्जी कम होगा और इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, राइट। तो ए इज मोर देन बी, इसका बेंजीन का ज्यादा होगा, प्रीटेन से। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चंस में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके, ये बहुत ही अच्छे से समझना क्या है। यहाँ पे इनके पास लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई है, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर। कंजुगेशन में भी साइक्लिक में है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे भी क्या है, ये भी कुछ लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा एक बॉन्ड गैप करके कंजुगेशन में है। सल्फर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है भाई साहब। तो सल्फर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो ये यहाँ पर भी रेजोनेंस में जा रहा है। लेकिन 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 इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, पूरा इसके अंदर कमरा खाली है, इसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना। तो यहाँ पे जो एक्सटेंडेड रेजोनेंस है वो ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसका भूखा है। इस देखो, इस भूखा है, ये पाई बहुत जल्दी लेना चाहेगा सल्फर, सल्फर तो सल्फर जल्दी पाई ले खींचना जाएगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, है क्या नहीं। तो इसके पास लोन पेयर पाई और सिग्मा पाई ऐसा है, और इस जो इसके पास वैकेंट भी ऑर्बिटल है, इसके कारण रेजोनेंस इसमें ज्यादा फास्ट होगा। जब रेजोनेंस फास्ट होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इन दोनों में देखते हैं, इनका लोन पेयर ओ का लोन पेयर कौन जल्दी देना चाहेगा। यहाँ पे इनके पास लोन पेयर ओ के पास, तो ओ का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ओ के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास पुल करके रखेगा, और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन पुल करके नहीं रखेगा, तो इजिली इलेक्ट्रॉन दे देंगे रिंग में। लेकिन इसके पास जो लोन पेयर है भाई साहब, वो एस का साइज क्या है, साइज क्या है, बड़ा है। तो साइज ज्यादा बड़ा होने के कारण क्या होगा, लोन पेयर जल्दी दे पाएगा, यहाँ पे जल्दी नहीं दे पाएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। इसमें ओ और एन में क्या फर्क हो रहा है कि एन के पास जो रेजोनेंस, एन जो है, ये पहले ये क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, एन के पास लोन पेयर है और ओ के पास लोन पेयर है, लेकिन एन और ओ में कौन जल्दी देना चाहेगा, एन जल्दी देना चाहेगा। एन क्यों जल्दी देना चाहेगा, क्योंकि एन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो एन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो रेजोनेंस में फास्ट पार्टिसिपेट करेगा इसके कंपेयर में। तो इन दोनों में रेजोनेंस एनर्जी इसका ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों में कंपेयर करते हैं, ओ का लोन पेयर एंड एस का लोन पेयर है ना, सल्फर, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। लेकिन सल्फर जो है ना भाई साहब, ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है, तो साइज में बड़ा होने से क्या होगा, लोन पेयर जल्दी देने का टेंडेंसी हो जाएगा, है ना, लोन पेयर जल्दी देने का टेंडेंसी हो जाएगा, तो ये और फास्ट होगा। तो देखा क्या गया है कि ये एन से भी ज्यादा जल्दी एस का लोन पेयर देता है, क्योंकि एस का लोन पेयर ज्यादा बड़ा साइज पे डिलोकलाइज्ड है, तो एस का इलेक्ट्रॉन्स इजीली देंगे, तो इसमें इससे भी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी है। तो इसका कंपेयर करोगे 3
देन 1 देन 2, ये आपका रेजोनेंस एनर्जी है। इस क्वेश्चन में आते हैं, इसमें देखो ये तो कंटिन्यूअस रेजोनेंस है, धनाधन टाइप का है ना, और इसमें भी कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से, है ना, लेकिन इसमें भी कंटिन्यूअस रेजोनेंस है, उसमें भी कंटिन्यूअस रेजोनेंस है, बट इनका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा, इससे क्या बनेगा, इससे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मोर रेजोनेंस एनर्जी, इसके लिए सेकेंड का ज्यादा हो जाएगा बस, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3C11OH एंड CH3CO-। तो ये फर्स्ट है और दिस इज सेकेंड, तो कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस इसमें रेजोनेंस क्या होगा, फटाफट होगा। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि ओ पे ऑलरेडी माइनस चार्ज है, यहाँ पे लोन पे है तो लोन पे इजिली नहीं दे पाएगा क्योंकि ओ से एच अटैच्ड है ना, तो इसमें माइनस चार्ज होने के कारण इजिली इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि ओ के पास इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज भी है और इसमें ओ एच है, एच इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस बढ़ा दिया, जैसे डेल्टा माइनस बढ़ाया तो इजिली नहीं दे पाएगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे लोन पे है, तो यहाँ पे जो ओ माइनस फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको, तो इजिली दे पाएगा, इसमें इजिली नहीं दे पाएगा, तो वो माइनस का ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे OH से। इनमें देखो ये तो एरोमेटिक बन रहा है, डबल बॉन्ड और प्लस का एरोमेटिक, यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक है ना, तो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, तो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, इट मींस रेजोनेंस एनर्जी एरोमेटिक का ज्यादा होगा या नॉन एरोमेटिक का, एरोमेटिक का ज्यादा होगा। तो जब भी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक टाइप का कंपाउंड आता है तो एरोमेटिक का रेजोनेंस एनर्जी नॉन एरोमेटिक से ज्यादा होगा और नॉन एरोमेटिक का रेजोनेंस एनर्जी एंटी एरोमेटिक से ज्यादा होगा, ठीक है। तो एरोमेटिक ऑलवेज मोर रेजोनेंस एनर्जी देन नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल ये है H नंबर, इसमें क्या है, O के पास लोन पेयर है ना, O का लेन पेयर से यहाँ पे है और यहाँ पे N के पास लोन पेयर से है, और यहाँ पे लोन पेयर और पाई का कंजुगेशन, यहाँ पे लोन पेयर पाई का, तो फिर से यहाँ पे लोन पेयर कौन इजिली दे पाएगा, तो ऑब्वियस N पे दे पाएगा क्योंकि N का इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है 3.0 एंड दिस है 3.5, तो 3.5 एक का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है और एक का 3.0, तो कौन इलेक्ट्रॉन अपना इजीली दे पाएगा, N का लोन पेयर इजीली दे पाएगा, तो N का इलेक्ट्रॉन जब इजीली दे पाएगा तो ये रेजोनेंस फास्ट हो जाएगा और ये रेजोनेंस थोड़ा स्लो हो जाएगा, इसके बिहाफ पे रेजोनेंस एनर्जी 2 का ज्यादा होगा 1 से, तो 2 इज मोर रेजोनेंस एनर्जी देन 1, क्योंकि N का लोन पेयर इजीली देगा, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम होने के कारण, इसके इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है तो लोन पेयर इजीली नहीं दे पाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो कंपाउंड है यहाँ पे पाई सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई, तो ये कंप्लीट कंजुगेशन है, साइक्लिक भी है और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या है भाई साहब, एरोमेटिक, बट ये नॉन एरोमेटिक है, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, तो अभी देखा था एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसमें रेजोनेंस एक्सटेंडेड है, मानते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, बट एरोमेटिसिटी का ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो एरोमेटिसिटी ज्यादा है तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस फास्ट हो रहा होगा, तो ए हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी देन बी, तो 1 का ज्यादा हो जाएगा 2 से, क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रेजोनेंस एनर्जी के भी आप पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंजुगेशन कुछ इस टाइप का है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये जो रेजोनेंस हो रहा है ये कंटिन्यूअस इस टाइप से रेजोनेंस हो रहा है ना, हो रहा है या नहीं, यहाँ पे सिर्फ इनके बीच ही रेजोनेंस हो रहा है, तो कुछ इस टाइप से हो रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, यहाँ पे जो एक्सटेंडेड रेजोनेंस है और इससे इसके कंपेयर में देखा जाए तो यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस ज्यादा है या नहीं, तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस जब ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, तो इससे ज्यादा रेजोनेंस इसमें हो रहा है, यानी ऑब्वियस इससे ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसमें बनेगा। इसमें देखते हैं, तो देखो भाई साहब यहाँ पे रेजोनेंस ब्रेक हो रहा है नहीं, तो हो रहा है, लेकिन इससे इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इससे इधर भी हो रहा है, तो दोनों तरफ रेजोनेंस जा रहा है, तो दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड क्रॉस रेजोनेंस। क्या होता है, इसको नेम दिया गया है क्रॉस रेजोनेंस। अब ये सब नेम आएंगे काफी, जब मैं इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी चेक करेंगे वहां पे ये सब चीजें आएंगे। तो क्रॉस रेजोनेंस इसमें हो रहा है, इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। कैसा है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, राइट। और इसमें तो किस एक्सटेंडेड रेजोनेंस है बट कम हो रहा है, तो इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है बट ज्यादा हो रहा है,
तो ज्यादा हो रहा है, इट मींस इसकी स्टेबिलिटी क्रॉस से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑलवेज एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस। तो जब ये ज्यादा स्टेबल है तो रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। मींस एक्सटेंडेड रेजोनेंस ऑलवेज मोर रेजोनेंस एनर्जी बिकॉज ऑफ इसमें ओवरलैपिंग अच्छा खासा हो रहा है। देखो इधर से इधर कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग है, यहाँ पे लेस ओवरलैपिंग, इधर होगा इधर होगा। तो क्रॉस रेजोनेंस हमेशा लेस स्टेबल होता है। एक्सटेंडेड रेजोनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों में कौन ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन ये होगा, इसको देखो इसमें कम हो रहा है ना ओवरलैपिंग, सिर्फ इन दोनों के बीच हो रहा है, बट यहाँ पे इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, तो इनकी ज्यादा हो जाएगी। तो देन इसलिए 3 देन 2। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस ड्यू टू ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे लिख लीजिए, लिखना है तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस ड्यू टू इफेक्टिव ओवरलैपिंग इन एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग प्रॉपर हो रहा है, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, तो ये प्रॉपर रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे इधर हो रहा है इधर हो रहा है, तो क्रॉस का हमेशा लेस स्टेबल होगा, और इसमें तो 2 ही के बीच हो रहा है, तो इसमें 3 जगह हो रहा है, इसमें 3 जगह क्रॉस लेकिन हो रहा है, इसमें 2 ही जगह हो रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी कम होने का मतलब रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाएगा, इसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस ऑलवेज क्रॉस रेजोनेंस से ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप लिख लो, लिख देता हूं मैं, छाप लो पहले इसे। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस बिकॉज ऑफ मोर इफेक्टिव ओवरलैप। मीन्स जो क्रॉस जहाँ पे होगा और जहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा मीन्स कंटिन्यूअस हो रहा होगा, तो कंटिन्यूअस ऑलवेज मोर स्टेबल देन क्रॉस, राइट, बिकॉज ऑफ वहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है। इससे क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी एक्सटेंडेड रेजोनेंस का ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी में फिर दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, ये देखो क्या है, ये यहाँ पे लोगों के पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और यहाँ पे भी इसके पास लोन पेयर है और इसके पास, बट यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है यानी कंजुगेशन जो हो रहा है ये इधर हो रहा है और इधर हो रहा है, तो ये किस टाइप का रेजोनेंस हो रहा है, क्रॉस टाइप का। और यहाँ पे देखोगे तो ये एक्सटेंडेड टाइप का है ना, एक्सटेंडेड है। तो अभी समझ में आ रहा होगा एक्सटेंडेड और क्रॉस में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंडेड और क्रॉस में क्या होते हैं वो समझ में आ रहा होगा, है ना। तो एक्सटेंडेड ओवरलैप और क्रॉस ओवरलैप के अंदर एक्सटेंडेड ओवरलैप ऑलवेज मोर स्टेबल देन क्रॉस, इट मींस रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा, एक्सटेंडेड का। यहाँ पे एक्सटेंडेड क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ही तरफ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे 2 डिफरेंट डायरेक्शन में, इधर है और इधर है। जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा तो एक्सटेंडेड होगा, जब 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा होगा अलग अलग, मतलब दो अगर किसी चीज का ब्रांच 2 हो गए होंगे तो वहाँ पे क्रॉस होगा, और किसी का ब्रांच एक ही है कंटिन्यूअस, दैट इज एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड का स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होता है, इट मींस एक्सटेंडेड का हमेशा रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। तो बी एंड ए, तो बी का रेजोनेंस एनर्जी ए से ज्यादा होगा। तो अभी मैंने क्या देखा कि रेजोनेंस एनर्जी को एक तरह से स्टेबिलिटी की तरह कंपेयर करते हैं, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि कोई भी कंपाउंड के अंदर आपको रेजोनेंस एनर्जी डिफाइन करना है तो उसकी स्टेबिलिटी के पर्पस में होगा, राइट। और दूसरा चीज ये देखा कि जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा उसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा उसका रेजोनेंस एनर्जी होगी। थर्ड मैंने ये देखा कि रेजोनेंस एनर्जी जो गैप होता है वो किसके बीच का होता है, दैट इज बिटवीन मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड जो रियल स्ट्रक्चर होते हैं उनके बीच का एनर्जी होता है। लास्ट मैंने ये देखा कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस ऑलवेज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस। तो आज हमने किसकी कंपेयर कर लिया, रेजोनेंस एनर्जी की, और पूरी कॉन्सेप्ट मैंने रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है। तो नाउ मैं नेक्स्ट लेक्चर अब बात करूंगी हाइपर कंजुगेशन के बारे में, जो हाइपर कंजुगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर से जीओसी के अंदर। तो आज मेरा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।